7,79,630 मुरबा किलोमीटर पर फैले मुस्लिम मुल्क तुर्की पर जुलाई 2023 में 100 साला सैंक्शंस खत्म होने जा रही हैं। 8 करोड़ 65 लाख की आबादी वाले इस मुल्क पर ये सैंक्शंस क्यों लगाई गई थी और अब इन सभी सैंक्शंस के खत्म होने पर क्या तुर्की में हो पाएगा एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया का आगाज? 3 बर-ए-आज़मों पर कायम सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कब, कैसे और क्यों हुआ? अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा कौन सा ऐलान किया है कि सभी यूरोपीय ममालिक समेत सऊदी अरब भी सर पकड़कर बैठ गया है? क्या तुर्की हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ सन 1299 में हुआ। उस्मान गाजी, जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, 1254 में पैदा हुए और कहा जाता है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उन्होंने अपने सीने से एक दरख्त की शाखें और चांद को निकलते हुए देखा। जागने पर उन्होंने ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो उनको खिलाफत उस्मानिया की खुशखबरी दी गई। ये सल्तनत उस्मानिया 3 बर-ए-आज़मों मशरक़ी वस्ता, जनूब मशरक़ी यूरोप और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। इस उस्मानिया दौर के खात्मे का ऐलान सुल्तान महमद शीशम के दौरे खिलाफत में 1 नवंबर 1922 को हुआ और उनको मुल्क बदर कर दिया गया। 17 नवंबर को बज़ेरिया बरतानवी बहरी जहाज़ ये माल्टा रवाना हुए। उनके साथ उनके बेटे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी थे। सुल्तान महमद शीशम माल्टा से इटली चले गए और इटली के शहर इतालिया में अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारने के बाद 16 मई 1926 को उनका इंतकाल हुआ और दमिश्क में सुल्तान सलीम नामी मस्जिद के करीब उनको दफन किया गया। सुल्तान महमद शीशम के दौर के खात्मे के बाद आर्जी तौर पर उन्हीं के एक अजीज़ अब्दुल मजीद आफंदी को 1922 में ही खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। बाद अज़ां 3 मार्च 1924 को उनको भी बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ खलीफा अब्दुल मजीद समेत उस्मानिया ख़ानदान के 156 अफराद ने मिस्र और इराक जाना चाहा, पर फ्रांस और जापान ने ऐसा होने नहीं दिया। आखिरकार ये सभी अफराद लुबनान के शहर बेरूत रवाना हो गए। उस्मानिया ख़ानदान की तमाम तर जायदाद जब्त कर ली गई और इस पर ग्रीस, फ्रांस और इटली ने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उस्मानिया दौर का खात्मा कमाल अतातुर्क पाशा ने किया और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो इसमें तुर्की का साथ जर्मनी ने दिया। जर्मनी, जिसे उस दौर में अल्मानिया कहा जाता था, इस जंग के बाद यूरोपीय यूनियन और तमाम अलायंस कंट्रीज़ ने जर्मनी और तुर्की पर 100 साल तक पाबंदियां आयद कर दी। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तमाम तुर्की का होल्ड कमाल अतातुर्क पाशा के पास था और खिलाफत उस्मानिया के अंडर जितने भी मुल्क आते थे, जिनमें मिस्र, इराक, जॉर्डन, कतर, ओमान, शाम, अल्जीरिया, अल्बानिया, जर्मनी, जॉर्जिया, साइप्रस, कोसोवो, हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, सऊदी अरब और इंक्लूडिंग हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का और मदीना सब तुर्की के हाथ से जाते रहे। 10 अगस्त 1920 को तुर्की और अलायंस कंट्रीज़, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और ग्रीस शामिल हैं, उनके दरमियान एक मुआहदा साइन किया गया जिसको ट्रीटी ऑफ सेवरे कहा जाता है। इस ट्रीटी का मकसद तुर्की को मुकम्मल दबा देना था। इस ट्रीटी के 4 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको मानने से तुर्की की आवाम ने साफ इनकार करते हुए जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया और काबिज़ अफवाज को तुर्की छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो 4 पॉइंट्स कौन से थे, आइए जानते हैं। नंबर 1, तुर्की की तमाम इकॉनमी को अलायंस कंट्रीज़ अपने कब्जे में करना चाहते थे। तुर्की हवाई फ़ौज नहीं बना सकते थे, असलहा नहीं रख सकते थे और ना ही किसी किस्म का मिलिट्री टैंक रखने की इजाज़त थी और तुर्की से उसकी ज़मीन छीनकर अलायंस कंट्रीज़ के अंडर कंट्रोल दी जाए, यानी इराक और फ़लस्तीन को बरतानिया में ज़म कर दिया जाए और सीरिया को फ्रांस में। तो इस तरह तुर्की की आवाम ने ये ट्रीटी नाकाम कर दिया और इसके साथ साथ सऊदी शाह अब्दुल्ला और एक इमाम को तुर्की से गद्दारी की सज़ा के तौर पर आया सोफिया म्यूज़ियम, जो कि अब मस्जिद बना दिया गया है, उसके सामने उनका सर कलम कर दिया गया और 3 दिन तक उनकी लाशों को लटका कर रखा गया। इसके बाद 7 माह की कॉन्फ्रेंस के बाद 24 जुलाई 1923 को कमाल अतातुर्क पाशा की क़यादत में ट्रीटी ऑफ लौज़ेन पर दस्तखत किए गए। ये ट्रीटी स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ेन में दस्तखत किया गया, इस वजह से इसको लौज़ेन का नाम दिया गया है। इस ट्रीटी में तुर्की पर 100 साला सैंक्शंस लगा दी गई और ट्रीटी ऑफ लौज़ेन की कॉपी फ्रांस ने अपने पास महफूज कर ली।
इस मुआहदे की रूह से तुर्की से जो सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 40 ममालिक अलग हुए हैं, अगले 100 साल तक तुर्की उनको वापस हासिल नहीं कर सकता। हिजाज मुक़द्दस की मेज़बानी भी तुर्की से छीन ली गई। 650 साल तक ये शर्क तुर्की को हासिल रहा था। सन 1932 में सऊदी अरब आज़ाद हुआ था। तब से ये एजाज़ सऊदी अरब को हासिल है और आले सऊद, जो शाह अब्दुल्ला जिसे तुर्की की अवाम और मिलिट्री ने 100 साल पहले कत्ल किया था, वो भी तुर्की के खिलाफ हो गए। इसके अलावा तुर्की अपनी सरजमीन से मिनरल्स नहीं निकाल सकता। पेट्रोल और दीगर मादनियात वो 100 साल तक दूसरे ममालिक से ख़रीद कर यूज़ करेगा। तुर्की में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई। तुर्की में अरबी सीखने, बोलने और अरबी में अजान देने पर भी पाबंदी थी और तुर्की इस्लामी मुल्क से एक सेकुलर मुल्क में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी लादीन करार दे दिया गया। वहाँ कोई इस्लामी कानून नाफिज करने, दीनी मदारिस कायम करने की इजाज़त नहीं थी। गुज़िश्ता 80 साल तक तो आज़ादाना नमाज अदा करने पर भी सज़ाएं दी जाती थीं। हत्ता कि तुर्की के एक वज़ीर आज़म अदनान एलमेंद्रिस ने जब अरबी ज़बान और दीनी मदारिस बहाल किए तो फ़ौज ने उनकी गवर्नमेंट का तख्ता उलटकर उनको तख्तेदार पर लटका दिया। सुइस कैनाल, जो कि तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक इसी तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में बास्फोरस बंदरगाह है, जो कि सुइस कैनाल के बाद दूसरी बड़ी बंदरगाह मानी जाती है और आने वाले वक्तों में नंबर 1 पर आ जाएगी। इसे बैनुल-अक़वामी करार देकर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी भी किस्म का टैक्स तुर्की अगले 100 सालों तक नहीं ले सकता। और पिछले 100 सालों से तुर्की ने इन सभी सैंक्शंस को ओबे किया है। अब तुर्की अगले कुछ ही माह में इन सभी सैंक्शंस और ट्रीटी ऑफ लोज़ेन से आज़ाद होने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों से ऐसा कौन सा दावा कर दिया है कि ये सभी मुल्क आने वाले वक्त के लिए परेशान हैं। जी हाँ, तुर्की ने आले सऊद से हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी का शर्फ दोबारा हासिल करने का दावा कर दिया है। इसके साथ ही खिलाफत उस्मानिया के खात्मे पर जो 40 मुल्क तुर्की से अलग हुए थे, तुर्की ने अमेरिका से दावा किया है कि मैंने 100 साल तक तमाम पाबंदियों को तस्लीम किया। अब जो कुछ मुझसे छीना गया था वो सब मुझे वापस किया जाए। साल 2023 में तुर्की एक आलमी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़े ऐलान किया है कि साल 2023 तुर्की की आज़ादी का साल है और वह तमाम आलमी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा और बास्फोरस कैनाल से कोई भी बहरी जहाज़ टैक्स दिए बिना नहीं गुजर सकेगा और वह सऊदी अरब से मदीना मुनव्वरा और मक्का का होल्ड हासिल करके रहेगा। तो क्या इस मकसद के लिए तुर्की सऊदी अरब पर मिलिट्री अटैक करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तैयब एर्दोगान, जो कि तुर्की के सदर हैं और 2002 से अब तक इस ओहदे पर नाफिज हैं, अमेरिका ने एक बार 2016 में फ़ौज के ज़रिए उनकी हुकूमत का खात्मा करना चाहा, जिसे तुर्क अवाम ने नाकाम बना दिया, क्योंकि तुर्क अवाम तैयब एर्दोगान को अपना हीरो मानते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि तुर्की में एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम होगी और तैयब एर्दोगान को नए सुल्तान का नाम भी दे दिया गया है। एक अमेरिकन स्कॉलर ने तैयब एर्दोगान की लाइफ पर एक किताब द न्यू सुल्तान भी लिखी है। लेकिन क्या वो सभी कंट्रीज जो 100 साल पहले अलग हुए थे वापस तुर्की का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। हाँ, मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तुर्की 5वां सुपर पावर मुल्क बनकर ज़रूर उभरेगा और तुर्की दोबारा एक सेकुलर रियासत से आज़ाद मुस्लिम मुल्क बनेगा और दोबारा से सभी इस्लामी कानून वहाँ नाफिज किए जाएंगे और इकोनॉमिकली भी तुर्की आने वाले वक्त में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी मकसद के तहत तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान, रशिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया से अपने ताल्लुकात मजबूत कर रखे हैं ताकि वक्त पड़ने पर उसके इत्तेहादी मुल्क उनके साथ खड़े हों। इसलिए अमेरिका और आले सऊद अब काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।